पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। सुनील नायक सर से पुनः निवेदन। माननीय विधायक प्रतापपुर श्रीमती शकुंतला पोर्ते जी उपस्थित हैं, पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। श्री रामराज सिंह अनुविभागीय विभागीय राजस्व से निवेदन। माननीय श्री रामकिशन जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। माननीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एसडीएम उदयपुर से पुनः निवेदन हमारे बीच उपस्थित है श्री विश्वेश्वर सिंह तोमर जी। माननीय अध्यक्ष राज्य युवा आयोग पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। माननीय अध्यक्ष राज्य युवा आयोग श्री विजय सिंह तोमर जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एसडीएम सर से पुनः निवेदन। माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत सरगुजा श्रीमती निरूपा सिंह जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एसडीएम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री रामराज सिंह से पुनः निवेदन हमारे बीच उपस्थित है महापौर अंबिकापुर माननीय मंजूषा भगत जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत उदयपुर से निवेदन। श्री अखिलेश सोनी जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय से पुनः निवेदन हमारे बीच उपस्थित हैं अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री भरत सिंह सिसोदिया जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जलवायुगत कारणों से माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ विलंब से यहां पहुंचे हैं और हमारे समस्त उपस्थित मंचस्थ अतिथियों का स्वागत के लिए मैं आदरणीय श्री गिरीश गुप्ता सर, तहसीलदार तारा सिंह सिदार जी और नायब तहसीलदार कृष्णा कंवर जी से निवेदन करूंगा कि सभी मंचस्थ अतिथियों का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। शकुंतला पोर्ते जी, यहाँ स्थित सीता बेंगरा और जोगी मारा की गुफाएं हमारी प्राचीन सभ्यता की साक्षी हैं। सीता बेंगरा को विश्व की अत्यंत प्राचीन नाट्यशालाओं में गिना जाता है और इसके समीप स्थित जोगी मारा गुफा प्राचीन भारतीय कला साहित्य और सांस्कृतिक वैभव का महत्वपूर्ण प्रमाण मानी जाती है। इसी गौरवशाली परंपरा से जुड़ी एक प्रचलित मान्यता यह भी है कि संस्कृत साहित्य के अमर महाकवि कालिदास जी ने विश्व की अत्यंत प्राचीन नाट्यशालाओं में शुमार सीता बेंगरा के समीप स्थित जोगी मारा गुफा में बैठकर अपने अमर महाकाव्य मेघदूतम की रचना की थी। रामगढ़ की अनुपम प्राकृतिक छटा, यहाँ के मेघ, पर्वत, वन और शांत वातावरण आज भी उस साहित्यिक चेतना का अनुभव कराते हैं। यह मान्यता रामगढ़ को केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि साहित्य, कला और सृजन की पुण्य भूमि के रूप में भी स्थापित करती है। हमारे लिए यह गौरव का विषय है कि पिछले 5 दशकों से अधिक समय से आषाढ़ मास के प्रथम दिवस रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। आषाढ़ मास के प्रथम दिवस का यह आयोजन हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी साहित्यिक स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार मेघों का आगमन प्रकृति में नई चेतना का संचार करता है, उसी प्रकार रामगढ़ महोत्सव हमारी सांस्कृतिक चेतना को नई ऊर्जा प्रदान करता है। रामगढ़ महोत्सव हमारी समृद्ध लोक संस्कृति, लोक कला, लोक नृत्य, लोक संगीत और हमारी प्राचीन विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। यह महोत्सव कलाकारों का सम्मान देने, युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ने और प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है। ऐसे आयोजन हमें यह स्मरण कराते हैं कि संस्कृति केवल मंच पर प्रस्तुत की जाने वाली कला नहीं बल्कि समाज की आत्मा होती है। छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी सरलता, समरसता, लोक जीवन, जनजातीय परंपराओं, लोक गीतों, लोक नृत्यों और सांस्कृतिक विविधता से है। हमारी बोली, हमारी वेशभूषा, हमारे पर्व त्योहार, हमारे लोकवाद्य और हमारी परंपराएं हमें अपनी जड़ों से जोड़ती हैं। रामगढ़ महोत्सव इन्हीं परंपराओं को सम्मान देने और उन्हें नई पीढ़ी तक गर्व के साथ पहुंचाने का पुण्य कार्य कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी संस्कृति और पर्यटन के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर संकल्पित हैं। उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ की संस्कृति, धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक धरोहरों और पर्यटन स्थलों के संरक्षण एवं विकास को नई दिशा मिल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है ऐसे ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों का विकास इस प्रकार हो जाए कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिले।
स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त हों और क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को नई गति मिले। हमें विश्वास है आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में रामगढ़ आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करेगा। मैं इस महोत्सव के सफल आयोजन में योगदान देने वाले जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, कलाकारों, लोक गायकों, स्वयंसेवक, साहित्यकारों, शोधकर्ताओं, मीडिया को साथियों और उपस्थित देवतुल्य सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सभी के सामूहिक प्रयासों से यह आयोजन निरंतर ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। मैं विशेष रूप से प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का पुनः हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनका यहां पधारना रामगढ़ के प्रति आपकी आत्मीय लगाव, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के प्रति आपका सम्मान और इस क्षेत्र के विकास के प्रति आपकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। आपकी गरिमामय उपस्थिति ने आज रामगढ़ महोत्सव को ऐतिहासिक महत्व प्रदान किया है। साथ ही साथ वरिष्ठ मंत्री राम विचार जी का आगमन भी हम लोगों के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाला है। हमें विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में रामगढ़ की ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक पहचान आने वाले समय में और अधिक सशक्त होकर देश दुनिया के सामने स्थापित होगी। रामगढ़ श्रद्धा, साहित्य, संस्कृति और पर्यटन का ऐसा केंद्र बनेगा जिस पर पूरा छत्तीसगढ़ गर्व करेगा। मैं इन्हीं भावनाओं के साथ रामगढ़ महोत्सव की सफलता, प्रदेश की निरंतर उन्नति और आप सभी के सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की प्रभु श्री राम से हार्दिक मंगल काम करता हूं। जय जोहार, जय श्री राम, जय छत्तीसगढ़। साथ ही साथ हमारे मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी से हम लोगों को मांगना नहीं पड़ता है। आपके 2.5 साल के कार्यकाल में महोदय पूरे सरगुजा में 2387 करोड़ के काम स्वीकृत हुए हैं, जो अपने आप में बताता है कि सरगुजा के विकास के लिए आप संकल्पित हैं, चिंतित हैं और हमेशा मिला मांगे हम लोगों को मिलता रहता है। लेकिन अब यहाँ आए हैं तो कुछ न कुछ तो मांगना पड़ेगा। की रचना यहीं पर किए हैं। वास्तव में आज यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा है और शायद इस साल पहली बार इस समारोह का इतना भव्य आयोजन हो रहा है और इसके लिए किसी को श्रेय जाता है तो आपके विधायक जी को, हमारे मंत्री जी को जाता है। इनके प्रयास से ये महोत्सव इतना भव्यता लिए हुए है और आगे हम लोगों का प्रयास होगा किसी भव्यता के साथ हर साल रामगढ़ महोत्सव मनाएंगे। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं को आप सब लोग सुने हैं। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, विकास भी और विरासत भी, विकास तो कर ही रहे हैं और विकास कैसा हुआ है आप सबको बताए हैं हमारे मंत्री जी कि मात्र अभी कुछ महीने पहले, पिछले महीने 13 जून को हमारी सरकार के 2.5 साल हुए हैं और 2.5 साल में मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं। आपका सिर्फ ये सरगुजा जिला, इस सरगुजा जिला में 2387 करोड़ रुपया से ज्यादा का विकास काम हुआ है और अगर संख्या की दृष्टि से देखेंगे तो 45,567 काम ये 2.5 वर्षों में आपके सरगुजा जिला में, जहां पर हम लोग का 3 विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर विकास का काम हुआ है। और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है उसको करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कथनी और करनी में एक रूपता होता है और इसलिए आज पूरे देश की जनता का विश्वास हमारी पार्टी, एनडीए, बीजेपी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर बढ़ा है
आज हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता हैं। ये सब हम 140 करोड़ भारतवासियों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। 2.5 साल में 2023 के विधानसभा चुनाव में जो भी पार्टी का वादा था छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के साथ में, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं आकर छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा किए थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ तो आपके सभी काम होंगे, और उस वादा को हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं। और ये 2.5 वर्षों में मोदी की गारंटी का अधिकांश काम को पूरा किए हैं। आप सबको मालूम है कि कांग्रेस की सरकार में 18 लाख हमारे प्रदेश के गरीबों के साथ अन्याय हुआ था। सबका एक सपना होता है कि एक अच्छा घर हो, लेकिन घर के हक से वंचित किया गया था। 18 लाख गरीब लोग वंचित हो गए थे प्रधानमंत्री आवास से, और इसके लिए पिछली सरकार में सरगुजा से ही मंत्री थे, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, जिन्होंने बार बार यहां के मुख्यमंत्री को आग्रह किया था कि गरीबों का हक आप मत छीनिए, प्रधानमंत्री आवास के लिए आप पैसा दीजिए। और भारत सरकार के बार बार आग्रह के बाद भी उस समय की कांग्रेस सरकार गरीबों को प्रधानमंत्री आवास नहीं दिलाई थी, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जो उस समय के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री थे कि मैं गरीबों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं, उनको मकान नहीं दे पा रहा हूं, ये कह के उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और आज हमारे जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं, जो प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं और गृह मंत्री भी हैं, विजय शर्मा, वो हमको चिट्ठी लिखते हैं मुख्यमंत्री के नाते कि आपने मात्र 2.5 साल में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दी है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का सैंक्शन हो गया है, और 10 लाख से ज्यादा मकान बन चुका है। ये मैं 15 दिन पहले की बात बता रहा हूं। हर रोज 1600 मकान बन के तैयार हो रहा है। कितना? 1600। 1,500 से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास एक दिन में बन के तैयार हो रहा है। तो ये काम आज छत्तीसगढ़ के अंदर में हो रहा है। कांग्रेस और भाजपा सरकार में काम करने का ये अंतर है। हम लोग जो बोलते हैं उसको करते हैं। आज खाली 18 लाख गरीबों का मकान ही नहीं, बल्कि जो बस्तर क्षेत्र है, आप सब लोगों को मालूम है कि वो बस्तर क्षेत्र इतना बड़ा है कि केरल प्रदेश से बड़ा है। प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत सुंदर है। वहां भी बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल, कुटुमसर का गुफा है, अबूझमाड़ का जंगल है। लेकिन 40 साल से भी ज्यादा समय तक नक्सलवाद से वो क्षेत्र ग्रसित रहा और विकास वहां पहुंचा नहीं। कोई जा नहीं पाते थे। ये नक्सली लोग वहां विकास को रोकते थे, रोड बनने नहीं देते थे, वहां बिजली पहुंचने नहीं देते थे, वहां आपका कोई काम होने नहीं देते थे, स्कूल अस्पताल खोलने नहीं देते थे, विकास को रोक के रखे थे। और ऐसा लगता था कि पता नहीं इस समस्या का कभी समाधान होगा कि नहीं। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार बनी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की दृढ़ इच्छा शक्ति हुई, उन्होंने ठान लिया कि इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है, और उसके लिए डेट भी घोषित कर दी। 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद समाप्त करना है। और हमारे छत्तीसगढ़ में 75% से ज्यादा नक्सलवाद बचा था। लेकिन आज हमारे जवानों के अदम्य साहस, मैं उनको भी नमन करता हूं, उनके साहस को नमन करता हूं। आज एक जो असंभव सा काम
ये समस्या का कभी समाधान होगा कि नहीं। आज नक्सलवाद को हम लोग समाप्त कर पाने में सफल हुए हैं, तो वो क्षेत्र में भी आज विकास के काम हो रहे हैं। बस्तर क्षेत्र में भी विकास के काम हो रहे हैं। तो ऐसा पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर हम लोग विकास का काम कर रहे हैं। किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। वहां पर नक्सलियों के लिए 15,000 अलग से प्रधानमंत्री आवास भारत सरकार से बोल के स्वीकृत कराए हैं, और जैसे जैसे उनकी मांग आ रही है उनको मकान देते जा रहे हैं। 6,000 से ज्यादा जो पुनर्वासित नक्सली हैं उनका मकान बन चुका है। और जो पीवीटीजी के लोग हैं, जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में कोरवा है, बिरहोर हैं, कमार हैं, बैगा हैं, अबुझमाड़िया हैं, उनके लिए 32,000 प्रधानमंत्री आवास अलग से मिला है और 2-2 लाख का उनका मकान बनता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये 2.5 साल के अंदर कितने गरीबों को हम लोग प्रधानमंत्री आवास दे चुके हैं। आज किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत दे रहे हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। 13 लाख किसानों को 2 साल का बकाया बोनस था, बचा हुआ था, उसको कांग्रेस के लोग अपने घोषणा पत्र में शामिल किए थे। लेकिन 5 साल सरकार चलाने के बाद 1 रुपया बोनस का नहीं दिए। हम लोग 2023 में ही 25 दिसंबर को हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है, 3716 करोड़ रुपया 13 लाख किसानों का 2 साल का बकाया बोनस देने का काम किए। आज हमारी माताओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए आज महतारी बंधन योजना चला रहे हैं। 28 किस्त दे चुके हैं। 18,000 करोड़ से ज्यादा उनके खातों में भेज चुके हैं। 1,000 रुपया हर महीना उनको देते हैं। आज बस्तर भी नक्सल मुक्त हो रहा है, तो वहां भी 20,000 से ज्यादा माताओं को अभी 2 किस्त उनका भी भेज चुके हैं। आज रामलला दर्शन योजना, ये छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की जन्मभूमि है, प्रभु श्री राम का ननिहाल है। और आप सबको मालूम है कि 500 साल के संघर्षों के बाद हमारे कितने हिंदुओं के बलिदान होने के बाद आज अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम एक टेंट से भव्य मंदिर में विराजे हैं। तो जो खुशी छत्तीसगढ़ वासियों को हुई है, वो खुशी शायद किसी को नहीं होगी, काहे कि हम लोगों का प्रभु श्री राम से गहरा नाता है। अपने 14 साल के वनवास काल का 10 साल प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण भैया हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में बिताए हैं। और आज इसलिए हम लोग यहाँ रामलला दर्शन योजना चला रहे हैं। ये 2.5 साल में 49,000 से ज्यादा राम भक्त अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन करके आशीर्वाद लेके आ चुके हैं। और लगातार हमारे मंत्री जी राम भक्तों को भेज रहे हैं रेल में। और कभी जो वापस आते उनसे पूछिएगा कि कैसी व्यवस्था रहती है, तो लोग बोलते हैं कि हम लोग अपनी व्यवस्था में भी जाते तो शायद इतना अच्छा दर्शन नहीं कर पाते। इतना अच्छा हमारे राजेश अग्रवाल जी व्यवस्था करते हैं। अभी 1,000 लोगों को सोमनाथ भेजे थे। अभी कुछ ही दिन पहले प्रदेश के 1,000 लोगों को सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा में भेजे थे। तो इस तरह का काम यहां पर चल रहा है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना जो डॉक्टर रमन सिंह शुरू किए थे, कहे कि हमारे बूढ़े बुजुर्गों की इच्छा होती है कि अंत समय में कोई तीर्थ व्रत कर लें, गंगा स्नान कर लें, लेकिन हर परिवार में वो सक्षमता नहीं होती है। वो काम को भी डॉक्टर रमन सिंह शुरू किए थे, जिसको कांग्रेस की सरकार बंद कर दी थी, उसको फिर से चालू किए हैं। और पूरे देश में 19 जगह को चिन्हित किए हैं। और हमारे बुजुर्ग 19 जगह में जहां भी जाना चाहेंगे वहां सरकार अपने खर्चे से उनको तीर्थ कराएगी। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। आज राजिम कुंभ
राजिम का जो कुंभ जिसमें पूरे देश से मतलब साधु संत आते हैं, छत्तीसगढ़ को आशीर्वाद देते हैं, उसको भी हम लोग भव्य कर रहे हैं। तो ये सारा काम कर रहे हैं। आदरणीय रामविचार जी बता रहे थे कि पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग जहां जहां भी इस तरह के मठ मंदिर हैं, सबका विकास कर रहे हैं। शक्तिपीठों को विकसित करने का, जोड़ने का काम चल रहा है। चाहे वो दंतेवाड़ा हो, दंतेश्वरी माता जहां विराजमान है, डोंगरगढ़ हो जहां बमलेश्वरी माता विराजमान है, आपका चंद्रहासनी, आपका कुदरगढ़, आपके सरगुजा में कुदरगढ़ है, उसका भी कायाकल्प करने जा रहे हैं। 50 करोड़ से ज्यादा राशि वहां खर्चा करेंगे। रोपवे वगैरह सब कुछ वहां पर लगेगा। भोरमदेव की बात आदरणीय रामविचार जी कर रहे थे। भोरमदेव में प्रसाद योजना के अंतर्गत 148 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है। पूरा वहां का कायाकल्प हो रहा है। रतनपुर महामाया है, उसके लिए भी भारत सरकार को प्रस्ताव गया है, उसमें भी स्वीकृति मिलने वाली है। तो इस तरह से आज ये रामगढ़ भी आए हैं। तो ये रामगढ़ को भी आगे, वैसे तो रामगढ़ काफी विख्यात है, लेकिन और इसको देश और दुनिया के सामने में रामगढ़ को लाना है। इसके लिए भी आगे हमारी सरकार, आप लोगों की सरकार काम करेगी। तो ये कहने को तो बहुत कुछ है, काफी विलंब हो गया है, इसलिए आप सब लोग जानते भी हैं। तेंदुपत्ता का कीमत भी बढ़ाए हैं, चरण पादुका योजना फिर से शुरू किए हैं। ये सब काम विकास का चल रहा है। ये छत्तीसगढ़ को हम लोग को बहुत विकास के दृष्टिकोण से आगे ले जाना है। काहे कि छत्तीसगढ़ को भगवान बहुत आशीर्वाद दिया है। यहाँ पर खनिज संपदा भरपूर है, सैकड़ों तरह के वनोपज हैं, यहाँ की मिट्टी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए पूरा देश में बोलते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो हम लोग नई उद्योग नीति भी लाए हैं। नई उद्योग नीति में अभी ये 1.5 साल 2 साल में 8 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश MOU हुआ है और कई चीज धरातल में शुरू भी हो गया है। सेमीकंडक्टर प्लांट, उसका काम, निफ्ट, नाइलेट, ये सब का काम शुरू हो गया है, जिसमें लाखों हमारे बेरोजगार बेटा बेटियों को रोजगार मिलेगा। आज हम लोग नौकरी भी दे रहे हैं। ये 2 साल के अंदर में विभिन्न विभागों में 15,000 20,000 से ज्यादा नौकरी भी हम लोग सरकारी नौकरी भी दे चुके हैं। लगातार वैकेंसी भी निकल रही है। अभी शिक्षा विभाग में भी शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं। तो इस तरह से सारा विकास का काम हो रहा है। और मैं 2-4 जो अभी नवाचार हम लोग कर रहे हैं सरकार के माध्यम से, मोदी की गारंटी के अधिकांश काम को पूरा किए हैं। और हम लोग का वादा था कि हम लोग स्वच्छ प्रशासन देंगे। तो स्वच्छ प्रशासन देने के लिए हम लोग अलग से गुड गवर्नेंस, सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किए हैं। आज सारा डिजिटल हो गया है। हमारा मंत्रालय का फाइल वो भी ई प्रणाली से चलता है। बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस का प्रावधान हो गया है। ये सब पूरा डिजिटल हो गया है। करप्शन के जितने रास्ते थे पिछली सरकार में, जो घोटाला करते थे आबकारी में, कोयला में, वो सब रास्ता को बंद कर दिए, सारा डिजिटल कर दिए। और आप लोग ये भी देख रहे हैं कि पिछली सरकार में जो भी घोटाला हुआ और उसमें जांच हो रही है और दोषी पाए जाने पर सब लोग आज दंडित भी हो रहे हैं, जेल के अंदर भी जा रहे हैं, कुछ लोग बेल में भी हैं, कुछ लोग फिर जेल जाने की तैयारी में भी हैं। तो स्वच्छ प्रशासन देने का काम हम लोग कर रहे हैं। अभी एक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू किए हैं, आप सब लोग नोट कर लेंगे। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 1076। मांग को छोड़ के कोई भी समस्या हो तो आप सीधे 1076 डायल करिए, आपका कॉल रिसीव होगा, आपकी समस्या पूछी जाएगी। तो समस्या आप बताइए। सब समस्या के निदान के लिए टाइम बाउंड किए हैं, अलग अलग समय निर्धारित किए हैं और उस
समय में आपकी समस्या का समाधान होगा। 24 घंटा और 7 दिन खुला, एक शिफ्ट में 50 कर्मचारी बैठते हैं, 50 कॉल एक बार में रिसीव होगा, 1076, 8 घंटा, फिर दूसरे 8 घंटा में दूसरा शिफ्ट, रात में 25 का शिफ्ट। इस तरह से रात और दिन एक खुला है। और मैं मुख्यमंत्री के नाते रोज उसकी समीक्षा करता हूं तो बहुत अच्छा उसका रिस्पांस आ रहा है। रोज 3000 के करीब समस्या आ रहा है और तत्काल में आधे से ज्यादा का निपटारा भी हो रहा है। तो अब कोई भी समस्या हो, 8000 तहसीलदार से लेकर हमारे विभाग के सचिव तक 8000 अधिकारी कर्मचारी उसमें शामिल हैं, वो समस्या का निपटारा करते हैं। तो ये एक सहूलियत आप लोगों को देने का काम किए हैं। एक बिजली बिल जिसका ज्यादा है और 1.5-2 साल से पटा नहीं पा रहे हैं, उनके लिए एक मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना ये शुरू किए हैं। 31 मतलब कल तक, आज तक था ये जून तक, लेकिन इसको फिर बढ़ा दिए हैं 3 महीना के लिए। अगर कोई बच गए होंगे तो अभी भी समय है, आप लोग अपने नजदीक के बिजली ऑफिस में पंजीयन कराइए। तो आपका जो सरचार्ज लगा है, जुड़ा है, जिसके कारण आपका बिल ज्यादा हो गया है, उसको पूरी तरह से माफ कर रहे हैं। और मूलधन को भी अगर एक टाइम में आप पटाते हैं तो 10% उसमें भी रियायत दे रहे हैं। 757 करोड़ रुपया बिजली बिल हम लोग माफ कर रहे हैं। ये घरेलू कनेक्शन तो किसी का अगर बचा होगा तो अभी 3 महीना फिर समय बढ़ा रहे हैं। और एक आग्रह होगा आप लोगों से कि आप सब लोग अपने घरों में सोलर प्लेट लगवाइए बिजली के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर गरीबों के घर में, हर घर पक्का का हो, शौचालय हो, गैस का सिलेंडर हो, उनके घरों में नल द्वारा पानी पहुंचे। उसी तरह से हर गरीब को मुफ्त में बिजली भी मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी किए हैं। इसमें सब्सिडी दे रहे हैं। 1 किलोवाट में भारत सरकार का 30,000 सब्सिडी और प्रदेश सरकार का 15,000 सब्सिडी, 45,000 का सब्सिडी 1 किलोवाट में। 2 किलोवाट में 90,000 सब्सिडी और 3 किलोवाट में 1,08,000 की सब्सिडी है। एक बार आप लगा लेंगे तो आने वाले 25 साल आपको बिजली बिल भुगतान नहीं करना पड़ेगा, आपका बिजली बिल 0 आएगा। मैं अभी सुशासन तिहार के अंतर्गत मैं रात में जहां रुकता था जिला में, तो एक घर जरूर जाता था, वहां पर जो लाभार्थी है तो लोग बताते थे कि 3500-3600 बिजली बिल आता था, लेकिन अब 0 आ रहा है। तो आप सबसे मेरा आग्रह होगा कि इसका भी आप सब लोग लाभ लें। हम लोग एक और व्यवस्था कर रहे हैं, अटल डिजिटल सेवा केंद्र खोल रहे हैं हर पंचायत में। उसमें जो भी आपका प्रमाण पत्र है, जाति, निवास, आय, आपका खसरा विवरण और 1 लाख का ट्रांजैक्शन एक दिन में सब आपको अटल डिजिटल सेवा केंद्र से मिलेगा। 1 लाख तक के लिए आपको बैंक जाना नहीं पड़ेगा। और अभी तक 6000 से ज्यादा पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र खोल चुके हैं। धीरे से सारे पंचायतों में खोलेंगे। हम लोग पैक्स खोल रहे हैं। 2058 पैक्स पहले से थे। ये कृषि साख समिति हिंदी में बोलते हैं। यहां पर हमारे सिंह साहब जो जिलाध्यक्ष हैं वो बता पाएंगे। इस साल 515 नया खोले हैं और ये जगह जगह खोलेगा। इसी के माध्यम से हम लोग किसानों को खाद, बीज ये सब देंगे, उनको दूर जाना नहीं पड़ेगा, वहीं से उनको लोन की भी व्यवस्था होगी। तो ये सब आप लोगों की सुविधा के लिए हम सब लोग कर रहे हैं। तो इन योजना का भी लाभ आप लोगों को लेने की आवश्यकता है। और तरह तरह का भ्रम कांग्रेस के लोग फैलाते हैं, ये सबसे सजग रहना है। पिछले 5 साल इनको अवसर मिला था, बहुत बड़ा जनादेश मिला था, 70-71 इनके विधायक थे,
लेकिन जो जन घोषणा पत्र में 36 वादा किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किए। आज हम लोग इतना काम कर रहे हैं, उनको दिखता नहीं है। उनके लोग बोलते हैं कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोगों को पता है कि धरातल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से क्या हो रहा है। खाली गलतफहमी पैदा करने का काम करते हैं। आज यहां जब पेड़ कट रहा है आपके ये हसदेव इसमें, तो इसका अनुमति कौन दिया? किसके सरकार में यहां का ये खदान राजस्थान गवर्नमेंट को दिया गया? और उस समय मुख्यमंत्री क्या बोलते थे? जब पेड़ की बात आती थी तो बोलते थे, आज भी उसका वीडियो सुन लीजिएगा, कि आप लोग बिजली बिजली बोलोगे तो बिजली कहां से आएगा? बिजली के लिए कोयला चाहिए, और कोयला कहां से आएगा? जंगल से आएगा, और जंगल में पेड़ कटेगा तभी तो कोयला आएगा। ऐसा बोलते थे कि नहीं? आज भी वीडियो है। लेकिन आज जब विपक्ष में चले गए तो आज सारा दोष हम लोगों के ऊपर दोष देते हैं। तो इनके पास इस तरह से गलतफहमी पैदा करने के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सब से सतर्क रहने की आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों की सरकार है। हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उसके लिए विजन डॉक्यूमेंट भी बनाए हैं और उस अनुसार सरकार आगे काम कर रही है। हम लोग को एक कार्यक्रम में और आगे भी जाना है, इसलिए और ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा। आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। जैसे सरगुजा में आप लोग 14 में 14 सीट भारतीय जनता पार्टी को देकर आशीर्वाद दिए हैं, ये आशीर्वाद आप लोगों का आगे भी बना रहे। विकास की सारा जिम्मेदारी आप हम लोग की सरकार पर, हम लोगों पर छोड़ दीजिए। आप लोगों के विश्वास में हम लोग बिल्कुल खरा उतरेंगे। कोई आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं देंगे। आज आए हैं तो विधायक जी का, मंत्री जी का बहुत मांग तो बहुत सारा है, लेकिन एक मांग है उदयपुर डुमरडी मिलाकर नगर पंचायत बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो उदयपुर डुमरडी को मिलाकर नगर पंचायत की मैं घोषणा करता हूं। आने वाले समय में नगर पंचायत और रामगढ़ के विकास के लिए, इसके लिए आगे हम लोग पूरा प्लानिंग के साथ विकास करेंगे। लेकिन आप जब आए हैं तो आज हम 1 करोड़ रुपया यहां पर विकास के लिए सरकार से देने की घोषणा करते हैं। और बाकी और भी जो विधायक जी मांग रखे हैं उन मांगों पर हम काम करेंगे। इसमें कुछ सड़क है, कुछ स्कूल भवन वगैरह हैं, कुछ ऑफिस वगैरह अधूरा है, वो सबको पूरा करवाना है। कुछ महाविद्यालय में फैकल्टी शुरू करना है। तो इस सबको हम वापस जाके देख लेंगे और आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब लोग चिंता करने के लिए बैठे हैं। मैं फिर से एक बार आप लोगों को रामगढ़ महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देते हुए, इसी तरह से आप सब लोग आते रहेंगे हर साल इसको और भव्यता के साथ मनाते रहेंगे। और प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना है इस अवसर पर कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर में बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सबके घर में सुख और समृद्धि हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। समस्त सरगुजा वासियों की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने जो सौगातों की बारिश की है और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अभी नवीन शैक्षणिक सत्र है, प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे इस सरगुजा अंचल में राष्ट्रपति द्वारा गोद लिए हुए विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदाय के ये नौनिहाल बच्चे जो शिक्षा जगत में पहला कदम रख रहे हैं, इनका विधिवत शाला प्रवेश किया जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह, इन्हें टीका चंदन लगाकर और स्वागत किया इन्होंने मुख्यमंत्री जी का। जोरदार तालियां। इन नन्हे बच्चों ने स्वागत किया माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट करके और तिलक लगाकर, लड्डू खिलाकर, स्कूल बैग देकर, पुस्तकें देकर के इन
विशेष संरक्षित विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के ये बच्चे पहाड़ी कोरबा के हैं, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा गोद लिए गए थे अपने सरगुजा प्रवास के दौरान। इन बच्चों का शाला प्रवेश उत्सव टीका चंदन लगा करके बहुत ही खुशियों का पल है। मैं आपसे सभी से निवेदन करूंगा, जोरदार तालियां बजाइए। पूरे प्रदेश में शाला प्रवेश उत्सव चल रहा है, शिक्षा का दीप यूं ही जलते रहना चाहिए पूरे प्रदेश में। माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुकरणीय प्रयास, ये विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के पहाड़ी कोरबा समुदाय के ये नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो शिक्षा जगत में पहला कदम रख रहे हैं। कक्षा प्रथम में प्रवेश होगा इन सभी का, और भविष्य में ये देश के समुन्नत नागरिक बनेंगे। और इसके साथ ही हमारे और शिक्षा से हर एक वर्ग विकसित विकास का मार्ग, और माननीय अतिथियों के द्वारा इन बच्चों को एक नई दिशा प्रदान करना निश्चित रूप से यह विकास की एक नई गाथा गढ़ेंगे। और उन्हें प्रतीक स्वरूप बस्ते और किताबों का उन्हें प्रदान किया जा रहा है अतिथि महोदय के द्वारा। सरगुजा के पर्यटन स्थल में टूरिज्म इन्फ्लुएंसर जिन्होंने 24 से लेकर के 30 जून तक सरगुजा के पूरे क्षेत्र का पर्यटन क्षेत्रों का भ्रमण किया है, मूल्यांकन किया है, अवलोकन किया है और डॉक्यूमेंट्री बनाया है, इनको प्रमाण पत्र देने के लिए। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में चित्रकार नीरज के द्वारा यह उनके द्वारा बनाया गया चित्र माननीय मुख्य अतिथि महोदय को